Hello everyone. So let's start today's topic, that is laws of chemical combination. We are going to discuss and do numericals of 5 laws. Which laws are there? कौन से laws discuss करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग heading लिखो laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Laws of chemical combination. ओके इसमें सबसे पहले लॉ डिस्कस करेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ये दो लॉ क्लास 9 में आपने पढ़ा था. लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन. Third, law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Fourth, Gay-Lussac's law. ये पहले 4 हम पढ़ेंगे और अगर ये हुआ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो law. So these 5 laws we are going to discuss. से बंद करते सारे. ठीक है. सो फर्स्ट आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें कुछ नहीं है एकदम पाती. क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले मैं सिखा देती हूँ. लॉ वन हेडिंग दे दो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले सिखाती हूँ फिर स्टेटमेंट लिखाती हूँ. अगर एक केमिकल रिएक्शन है, इफ देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, सपोज A and B together react to form C and D. अगर A और B मिलकर क्या बना रहा है बाबू? C और D. तो A और D जितना टोटल मास से रिएक्ट कर रहा है, सपोज ये 2 ग्राम रिएक्ट कर रहा है और इसका 3 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट? 5 ग्राम. तो एनी हाउ प्रोडक्ट में चाहे एक प्रोडक्ट हो, चाहे 2 प्रोडक्ट हो, चाहे 3 हो या कितने भी हो, प्रोडक्ट का टोटल मास 5 ग्राम ही रहेगा. पॉइंट इधर इधर हो सकता है, एरर आ सकता है, बट ये नहीं होगा कि 5 ग्राम से ओनली 2 ग्राम इज लेफ्ट, 8 ग्राम इज फॉर्म्ड. नो, नेवर. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. This is stated in this law. Mass can neither be created nor be destroyed. यानी इन दोनों को मिला के भी सेम उतना ही अमाउंट बनेगा. हो सकता है ये 1 ग्राम बन रहा है तो ये 4 ग्राम के अराउंड बन रहा है, बट द टोटल मास विल रिमेन सेम. यानी टोटल मास किसका रहेगा सेम? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये चीज याद रखना पड़ेगा. तो ये लॉ खुद से लिख लो. ये लॉ क्या लिखोगे? इन अ केमिकल रिएक्शन comma total mass of product is equals to total mass of the reactants. Total mass of the product is equals to total mass of the reactants. ठीक है. और ये लॉ किसने स्टेट किया था, किसने डिस्क्राइब किया था, पता है? ये लॉ डिस्क्राइब किसने किया था, उसका नाम लिख लो. ये लॉ इज गिवन बाय A
लेवोसियर, एंटनी ए लेवोसियर, ठीक है, 9 में भी ये नाम था। क्लियर? तो आप लोग ये वाला लिख सकते हो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इस लॉ में ये है, तो ये लॉ रितिका इजीली दिमाग में घुस गया, इस लॉ में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, अच्छा है। अब इसके बाद वाला सेकंड वाला समझते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है। ये तो 9 में था आप लोग का, इसलिए याद है क्लास 10 में क्वेश्चन आता है व्हाई वी शुड नीड टू बैलेंस अ रिएक्शन, एक रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद दिलाती हूँ, क्लास 10 का फर्स्ट एक्टिविटी, क्लास 10 का फर्स्ट एक्टिविटी वीर याद है, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम लोग हर समय बैलेंस करके लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन को, 2 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 and 2, why there is a need to balance a reaction, ये क्लास 10 में क्वेश्चन होता था, because mass can neither be created nor be destroyed। अगर if we do not balance, magnesium is 24 gram, but here total magnesium is 24 into 2, 24 into 2 यानी 48 plus 2 oxygen are there, how many oxygen, 2 oxygen means 32 gram oxygen, और यहाँ 24 और 32, can this be same according to law of conservation of mass, is this correct? 24 plus 32 is not equals to 48 plus 32, so we need to balance a reaction, क्योंकि यहाँ 2 मैग्नीशियम होगा तो जरूर 2 मैग्नीशियम रिएक्ट किया होगा, तो 24 into 2 अगर करेंगे तो आ जाएगा 48, तो वी नीड टू बैलेंस अ रिएक्शन, बिकॉज मास तो गायब नहीं हो सकता, यहाँ तो मास कम है, यहाँ मास ज्यादा है, तो मास अचानक से गेन कैसे हो सकता है, ये तो लॉ के बियॉन्ड है। तो लॉ बोल रहा है कि जितना टोटल रिएक्टेंट्स रहेंगे मास, उतना ही टोटल मास किसका रहेगा, प्रोडक्ट्स का। क्लियर? नाउ वी गो टू सेकेंड लॉ, लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 क्या बता रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था, प्राउस्ट, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया था, ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं प्राउस्ट, 1799 के अराउंड प्राउस्ट ने ये लॉ डिस्क्राइब किया था। तो इस लॉ में क्या है, ये भी आप क्लास 9 में एक बार सीखे थे, बट मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। वेयर इज आमिर, व्हाट हैपेंड, oh my god, okay, Proust, what Proust said, this law states that a compound is a pure substance, we have discussed what is pure सिर्फ 2 ही चीज होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। a compound is a pure substance and a compound is formed by fixed elements। for example, एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, वाटर, H2O, H2O के भीतर क्या एलिमेंट्स फिक्स होते हैं कि यहाँ चेंज होते रहते हैं, क्या H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बनता है कि कभी कभी H2O में नाइट्रोजन भी आ सकता है, क्या पानी का फॉर्मूला ये फिक्स है H2O, या पानी का फॉर्मूला चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता। यानी अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के भीतर फिक्स एलिमेंट्स होते हैं, डेफिनेट एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट है इधर बाबू, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पहला तो ये बोल रहा है कि एक कंपाउंड में फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट से ही वो कंपाउंड बनेगा। जैसे और एक एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कभी डिफरेंट कुछ नहीं आ सकता है। अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिक्स। तो एक कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स होते हैं हर समय। और एक बात, वो एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय मास। ये लोग फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, किस रेशियो में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर रहा है। अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम रिएक्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन अचानक से 2 ग्राम कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, इस रेशियो में करो ये 16 हो जाएगा। अगर ये अचानक से 1 से 4 ग्राम कर दूं, 4 into हो गया तो 8 4 जा 32 ग्राम हो गया। अगर ऑक्सीजन 40 है,
5 टाइम्स, तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इसी रेशियो में चेंज होगा 1:8। अगर मैं बोलूं कि आज चाय सब लोग घर पे बनाएंगे, ठीक है, अभी तो 11 में चढ़ गए, थोड़ा सा चाय बनाना सीखेंगे हम लोग। तो अगर चाय बना रहे हैं हम लोग, मैं बोल रही हूँ कि सब लोग एक जन अगर बना रहे हो तो हाफ कप मिल्क, हाफ कप पानी लेना है, ठीक है। दूध और पानी का सब लोग क्या रेशियो रखोगे, हाफ कप मिल्क, हाफ कप पानी फॉर 1 पर्सन, ठीक है। मैंने रेशियो फिक्स कर दिया। अब चाहे मैं, तुम्हारे घर में 4 पर्सन है, तुम्हारे घर में 6 पर्सन है, तुम्हारे घर में 3 पर्सन है, तुम्हारे घर में 10 पर्सन है, तो 10 पर्सन के लिए वो क्या करेगा, 10 कप बनाएगा। 10 कप में सबका हाफ हाफ करके मिल्क लेगा और हाफ हाफ करके पानी का ये लेगा, यानी उसने पर्सन के अकॉर्डिंग रेशियो को चेंज कर लिया। जब हम कभी यूट्यूब पे रेसिपी देखते हैं तो वो क्या मुझे बताता है 10 जन के लिए खाना कैसे, वो एकदम फिक्स बता देता है, 2 जन के लिए आपको इतना पनीर लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। 2 जन के लिए बताता है तो हम लोग अपने आप कैलकुलेट करते हैं, मेरे घर में तो 4 जन है, हम लोग इसको बढ़ा देते हैं इतना, इसको इतना बढ़ा देते हैं, तो हम उसी रेशियो में बढ़ा देते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में, 1:8 बाई मास फिक्स रेशियो है। अगर 1 ग्राम 8 ग्राम रिएक्ट करेगा तो बताओ 1 + 8 हाउ मच, कितना ग्राम H2O बनेगा, 9 ग्राम, यानी 9 ग्राम फॉर्म होता है वाटर अगर 1:8 रिएक्ट करे। अगर मैं इस रेशियो को बढ़ा दूंगी तो वाटर का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। अब वो पानी कहीं का भी हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे माउंटेन वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, या कोई भी वाटर हो, वो वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेंगे, उनका रेशियो 1:8 बाई मास ही रहेगा, फिक्स 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 है, कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस लॉ को लिख लो। A chemical compound always contains a chemical compound always क्या कंटेन करता है, सेम क्या चीज रहेगा, सेम कंपाउंड के भीतर क्या होता है बाबू, सेम डैश, खुद बताओ, एटम्स और एलिमेंट्स बोलेंगे। A chemical compound always contains same elements combined together in fixed, आगे क्या लिखूंगी, combined together in fixed ratio by mass, या सेम प्रपोर्शन बाय मास भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल पानी का ले लो, H2O, इन H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 1:8 बाई मास। एग्जाम्पल लिख लो। अगर CO2 है तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:8 बाई मास, सबका सब कंपाउंड का फिक्स है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों लॉ क्लियर हुआ। रीनम, सेकेंड लॉ हम लोग को क्या बताता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहली बात तो उनमें सेम एलिमेंट्स ही होते हैं इस समय, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड दैट सेम एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। वी क्लियर, नाउ वी गो टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हाँ जी, सबका मास याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर तक का, तो 9-10 में इजीली याद हो गया था, तो अभी तो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो और अच्छे से करना पड़ेगा पूरा। ज्यादातर सबका डबल होता है, एटॉमिक नंबर याद है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम,
सबका डबल, एक्सेप्शन देख लेना, जैसे लिथियम का 3 से 6 नहीं होके 7 है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 बट इट्स मास नंबर इज नॉट 22, इट्स मास नंबर इज 23, तो सिर्फ एक्सेप्शन देख लेना कौन सा डबल नहीं है, बाकी सबको तो डबल ही करना है। जैसे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर डबल 24 इंटू 2 करना है, ठीक है। मास नंबर लर्न करना ऐसे बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हो जाता है, ठीक है आयशा। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये लॉ थोड़ा सा सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। देखो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है ऐसे कोई दो एलिमेंट बताओ जो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे दो कोई एलिमेंट एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं कि बस एक ही कंपाउंड बनाते हैं? मोर देन वन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन ट्राइऑक्साइड CO3 कार्बोनेट होता है। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं बाबू, कार्बन एंड ऑक्सीजन मेक्स मोर देन वन कंपाउंड। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके हम लोग दो लिखते हैं, क्या क्या बनाते हैं ये लोग? CO बना सकते हैं, CO2 बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? CO3 बना सकते हैं, करेक्ट। तो अब पहले इस लॉ को यहां से समझते हैं। इसमें कार्बन में CO में कार्बन का कितना मास होगा? एक ही कार्बन है, कार्बन इज 12 ग्राम, 6 2 12, तो कार्बन इसमें 12 ग्राम है। ऑक्सीजन इसमें एक ही है, ऑक्सीजन कितना? 8 2 16 ग्राम, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, तो मास नंबर इज 16 ग्राम, तो इसका मास देख लिया। अब CO2 में कार्बन का मास बताओ, कितने कार्बन है? एक ही, कितना ग्राम होगा? 12 ग्राम। नाउ ऑक्सीजन हियर 2 ऑक्सीजन, 16 2 32 grams, carbon here 1 12 gram, oxygen 3 48 gram, 16 3 48 gram. Okay, I have made everything. Now if two elements combine to form more than one compound, दो एलिमेंट अगर मिक्स करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज्यादा का कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या होगा? तो इनमें दोनों में से अगर कोई भी एक जन अगर फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, एक जन कौन फिक्स है? देखो तो 12 12 12, कार्बन इज फिक्स। अगर एक जन फिक्स कर दोगे तो दूसरा का रेशियो बहुत स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा। सेकंड वाले का रेशियो क्या बनेगा देखे तो 16:32:48, तो ये रेशियो क्या होगा? 1:2:3 आ रहा है ना, 16 1 6, 16 2 32, 16 3 48. So if one of the element mass is fixed, the other element ratio is in very small whole number ratio. ऐसा कभी नहीं होगा 13:48 this, no, 1:2:3, 2:3:4, 4:5:7, बहुत सिंपल होल नंबर रेशियो में अदर एलिमेंट का वेरी करेगा। अब इसका एक एग्जांपल तो नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, हाँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन का ले लेते हैं। चलो अनिकेत, कार्बन एंड हाइड्रोजन, नो, हाइड्रोजन एंड, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या क्या बनाता है बाबू? H2O तो बनाते ही हैं, और एक बना सकता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो लेट्स चेक क्या ये लॉ इसमें भी वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 ग्राम्स। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना ग्राम है? 2 ग्राम। अच्छा, इधर ऑक्सीजन कितना ग्राम है देखो तो जैसा, 16 ग्राम। इधर हाइड्रोजन कितना ग्राम है? দুটো 4 গ্রাম কেন, একটা 1 গ্রাম, তাহলে দুটো 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितना ग्राम में? 2, 16 2 32। अब ये लॉ में वेरी करते हैं कि दो एलिमेंट मिलके अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक मास अगर तुम फिक्स कर दोगी, कौन सा फिक्स है यहाँ पे? हाइड्रोजन। अगर फिक्स नहीं होता है तो तुम फिक्स कर दो उसको,
ठीक है, काटा कुटी करके एक को फिक्स बनाना पड़ेगा। अगर एक भी फिक्स है तो दूसरा का देखो तो क्या स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा? 16:32, तो इट इज 1:2, 1:2। सो ये लॉ इसमें भी वैलिड हो रहा है। तो ये लॉ तुम कोई भी कंपाउंड ले लो उसमें ये वैलिड रहेगा, ठीक है। और एक बढ़िया एग्जांपल बताऊंगी, पहले इनको हम लोग लिख लेंगे। लॉ लिखो, राइट डाउन लॉ। दिस लॉ इज गिवन बाय जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। लिखो, when two elements combine to form more than two or more compound, more than क्या लिखे, more than one compound, ब्रैकेट में कर देते हैं 2 और 3, अगर कितना भी कंपाउंड बनाते हैं, more than one compound, 2 or 3, comma, the different mass of one of the element, the different mass of one of the element, जो different mass है, which combine with fixed mass of other element, bear, मतलब क्या पोजेस करेगा। इसके बाद लॉ के बाद तुम लोग के खुद के लिए खाली स्थान भरो। बोल रहा है when two elements combine more than one compound, अगर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है तो different mass of one of the element which combine with fixed mass of one of the element of other element bear, क्या बियर करेगा? स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्या बियर करेगा? वो डिफरेंट मासेस क्या बियर करेगा? डिफरेंट मासेस ऑफ द एलिमेंट क्या बियर करेगा? बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी करो। अच्छा, ये कुछ मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स लिखे हैं, ठीक है। अब ये पूरा तुम लोग खुद करोगे, फिक्स्ड आपको बनाना पड़ेगा। फिक्स नहीं है, बताओ क्या क्या है, मैं फिक्स बना देती हूँ। फर्स्ट वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना है? चलो मैं बस फिक्स कर देती हूँ। फर्स्ट वाले कंपाउंड में कितना है? नाइट्रोजन 2 यानी 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का होता है, तो सबका पहले नाइट्रोजन 28 ग्राम, ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। तो सबका फटाफट लिख लो पहले 28, 16। सेकेंड वाला कितना होगा? सेकेंड वाला इज 14 ग्राम। ओके, कितना रिटन? 28, 14, 14, 28, 14, 28। और इसमें बताओ 16, 16, 48, 32, 16 5 जा 80। तो देखो सारा मैंने लिख लिया। अब फिक्स बनाना पड़ेगा। किसको फिक्स बनाने से तुम लोग का सुविधा रहेगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला सबको 14 कर देते हैं, तो ये डिवाइड 2 करना पड़ेगा। डिवाइड 2 करोगे तो इसको भी डिवाइड 2 करना पड़ेगा। तो अगर ये डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसको फिक्स करो, 14 बना दो डिवाइड 2 करके। अगर इसको आप डिवाइड 2 कर रहे हो तो इसको डिवाइड 2 करोगे तो क्या आएगा बाबू? 8। अच्छा, 14 को 14 ही रहने दो, डिवाइड 1, तो 16 को 16 ही रहने देते हैं। इसको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा? 14 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो ईशा एक यदि ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 डिवाइड 2 कितना होता है? 48 डिवाइड 2 24। अच्छा, इसको 14 को 14 ही रहने देते हैं फिक्स, तो ये भी फिक्स कर दो 32। इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? सब 14 कर रहे हैं हम लोग, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 2।
तो 28/2 14, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो। 40/2 हाउ मच, 80/2 40। तो देखो मैंने सब 14 14 कर दिया, जो 14 था उसको मैंने कुछ भी टच नहीं किया, बट जो 14 नहीं था उसको मैंने 14 कर दिया। डिवाइड 2 करना पड़े तो 2 से डिवाइड किया, 3 करना पड़े तो 3 फिक्स कर दिया। और जो ऊपर वाले से डिवाइड करोगे नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी उसी से डिवाइड होगा, क्योंकि ये रेशियो पलटोगे तो ये भी रेशियो बदलेगा। ये तो आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सीखे हो। इफ नाइट्रोजन इज यू आर डिवाइडिंग बाय 2 देन ऑक्सीजन आल्सो यू डिवाइड बाय 2 बिकॉज बोथ आर चेंजिंग। अभी दूध और पानी का मैंने केस बताया था। अब बताओ तो, हाँ कर सकते हो। तो हम लोग क्यों आगे वाला लेंगे, हम लोग उसको सिंपल बना रहे हैं, हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। मतलब सिंपल में आ जाओ थोड़ा और। अच्छा 2 ही चेंज करोगे, ठीक है। तो इधर दो इधर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे वाला रेशियो बताओ तो बाबू, क्या रेशियो हो रहा है देखो तो तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो रहा है, 1:2, 2:2, 3:4, 8 4 32। तो आ गया ना सिंपल होल नंबर रेशियो। ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इस क्वेश्चन को हम लोग दिखाना है कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला रिएक्शन में देखो, 1 ग्राम कॉपर डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड एंड ऑन इग्निशन गिव 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। यानी आंसर फर्स्ट वाले में ये बोल रहा है कि कॉपर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, इग्नाइट करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है। पहला ये रिएक्शन बोल रहा है। इसमें कॉपर कितना ग्राम लिया है, 1 ग्राम लिया है, और क्यूप्रस ऑक्साइड कितना ग्राम बना है, 1.25 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड बना है। तो बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है, अगर ये 1.25 ग्राम है और ये 1 ग्राम है तो ये कितना ग्राम होगा ऑक्सीजन, ये कितना ग्राम होगा देख के बताओ। 0.25 ग्राम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन इज 0.25 ग्राम इन केस 1। कैसे किए समझ आया। तो इस ऑक्सीजन का हमने मास कैसे निकाला, मास ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड माइनस कॉपर, यानी 1.25 माइनस 1 ग्राम विल गिव यू अमाउंट ऑफ इज मास ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट केस में ऑक्सीजन का मास निकाल लिए 1 ग्राम कॉपर के संग। अब केस नंबर 2, किस्सा 2, केस नंबर 2 में दूसरा रिएक्शन है। 1 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड, 1 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड ignited in a current of hydrogen gave 0.888 ग्राम कॉपर। यानी यहां पे अगर मैं क्यूप्रस ऑक्साइड को मैं अगर बर्न कर रही हूँ, क्यूप्रस ऑक्साइड को मैं अगर जला रही हूँ, बैक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर बन रहा है, ठीक है। अब बताओ क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे कितना ग्राम लिया है, 1 ग्राम लिया है, और कॉपर यहाँ पे कितना ग्राम बन रहा है, 1 ग्राम। क्यूप्रस ऑक्साइड व्हेन इग्नाइटेड गिव 0.888 ग्राम कॉपर, 0.888 ग्राम कॉपर दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब मुझे अगर ढूंढना है इस क्यूप्रस ऑक्साइड के भीतर कितना ग्राम ऑक्सीजन है, तो मुझे कैसे पता लगेगा अगर ये 1 ग्राम है और ये 0.888 ग्राम है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा। तो यहां मास ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम माइनस 0.888 हाउ मच, 1 माइनस 0.888 करो तो 1 माइनस 0.888 0 पॉइंट कितना आएगा चेक करो, जीरो 0.112 आना चाहिए, यही आ रहा है 0.112। अब 2 अलग अलग किस्सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 में 1 ग्राम कॉपर, तो अगर केस 1 केस 2 को अगर मैं देखूं,
यहाँ पे कितना ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है? 0.25 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 0.112 ग्राम आ रहा है। दोनों का अगर मैं रेशियो चेक करूं, 0.25 इज टू 0.112, दोनों का रेशियो क्या आएगा? 0.25 और 0.1 का, इन दोनों का रेशियो देखो तो क्या आ रहा है? 0.25 इज टू 0.112। अराउंड 1:4 आना चाहिए ना। देखो उसमें करके देखो कैलकुलेटर में, 0.25 डिवाइड बाय 0.112, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी 2:1 रेशियो है। ठीक है, इसको एक और क्वेश्चन देते हैं मुझे। ओके, इसको गे-लुसेक्स लॉ, ये लॉ क्या बोल रहा है? गे-लुसेक्स लॉ बोल रहा है कि अगर कभी गैस कंबाइन हो रहा है, गैस फॉर एग्जांपल सपोज हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas to form water in steam form, water vapor H2O. Now we have to balance this, balance when gases combine, सारा अगर गैस में है तो इनका जो ये सामने कोफिशिएंट दिख रहा है ना, 2 1 2, तो इन कोफिशिएंट को हम लोग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। यानी ये बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम मतलब उनकी कैपेसिटी में हम बोल सकते हैं। यानी अगर ये 50 मिलीलीटर लेंगे तो ये कितना मिलीलीटर होगा? 50 का डबल 100 मिलीलीटर, और ये भी कितना बनेगा? 100 मिलीलीटर। यानी अगर सारा गैस में होगा तो हम उसको वॉल्यूम में कंपेयर कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को। और एक एग्जांपल देती हूँ, नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। सारे गैस में हैं, तो अगर व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम में हम लिख सकते हैं, इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो नाउ कंपेयर करो, व्हाट यू विल राइट? से वीर, नाइट्रोजन कितना है? 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यानी अगर ये तुम 3 वॉल्यूम और ये 1 वॉल्यूम, यानी अगर ये तुम 30 ml ले रही हो तो ये 3 गुना होगा, 90 ml होगा। ठीक है, और ये कितना बन रहा है? 2। अगर ये 30 ml ले रही हो तो 30 इंटू 2 60 ml बन रहा है। तो इनको हम वॉल्यूम में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है, लॉ लिख लो। व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, when gases react with each other, when gases react with each other, when gases react with each other, comma, their volume bears a simple whole number ratio. Their volume bears a simple whole number ratio. A simple whole number ratio. Their volume bears a simple whole number ratio to one another.
ठीक है, एट सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट सिमिलर कंडीशन ऑफ pressure and temperature, at similar condition of pressure and temperature. उसके बाद ये वाला लिख लो, ये दोनों एग्जाम्पल. एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या बोल रहा है? एवोगैड्रो लॉ पहले समझा दूं. ये लॉ बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यहाँ वॉल्यूम का रेशियो बताना, सारा गैस है तो 2 वॉल्यूम, 2:1:2. तो यहाँ इक्वल वॉल्यूम किसका है? इसका और इसका. अगर वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर इन लोग का वॉल्यूम सेम है तो इसके भीतर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं बोल देती हूँ n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके बराबर किसका वॉल्यूम सेम है? इसका वॉल्यूम भी सेम है, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. लेकिन इसमें सेम मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे बिकॉज वॉल्यूम इज डिफरेंट. यहाँ n/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. इफ इक्वल वॉल्यूम इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन प्रोवाइडेड प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए. तो ये लॉ क्या, यहाँ देखो तो सब कोई भी वॉल्यूम क्या मॉलिक्यूल सेम होगा? 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और यहाँ 2 वॉल्यूम. यहाँ क्या मॉलिक्यूल सेम हो सकता है? नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि 1:3 रेशियो है. अगर वॉल्यूम सेम होता तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होते. इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हम लोग क्या लिखेंगे इस लॉ में? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules provided क्या सिमिलर होना चाहिए? provided temperature pressure remain same, temperature comma pressure remain same. comma temperature pressure remain same. See, what is empirical formula, what is molecular formula? I am writing here empirical formula and molecular formula. What is the formula of glucose? Can you say? C6H12O6. So इस फॉर्मूला को देख के तुम बोल सकते हो हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर? 6. हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर? 6. फिक्स है, कुछ नहीं है. इसको अगर मैं काटूं 6 से तो क्या आएगा? 1:2:1. यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला इज ग्लूकोज का C1H2O1. ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या डिनोट करता है? एक कंपाउंड का सिंपल रेशियो एटम्स का. ये ग्लूकोज का एग्जैक्ट फॉर्मूला है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू फॉर्मूला. ट्रू फॉर्मूला जिसको देख के मुझे समझ में आ जाता है कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है. लेकिन क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला को देख के मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ मेरे पास ग्लूकोज में एग्जैक्टली कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है? नो. सो इट डज नॉट गिव ट्रू फॉर्मूला, इट जस्ट गिव्स आइडिया, द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विथ ईच अदर. क्या रेशियो से ये कंबाइन कर रहा है? 1:2:1. ये सिर्फ आइडिया देता है एम्पेरिकल फॉर्मूला कि किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है, और ये आइडिया देता है कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है. ट्रू फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला है. But this is not the true formula. It's simple whole number ratio. ये रेशियो बताता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का. ठीक है, जैसे मैं अगर कुछ लिखूं C4H8, ये ब्यूटीन का फॉर्मूला है.
तो बताओ ये एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होगा आंसर? C1H2 CH2। तो CH2 को देख के हम बता नहीं सकते कौन सा फॉर्मूला के लिए लिखा है, बट इसको देख के मैं बोल सकती हूँ ये ब्यूटीन का फॉर्मूला है। सो इट इज ट्रू फॉर्मूला, इट्स नॉट ट्रू फॉर्मूला, इट गिव्स द आइडिया ओनली हाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव रिएक्टेड। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर लिखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला में it gives simplest whole number ratio of the atoms. It gives simplest whole number ratio. It gives simplest whole number ratio of atoms present in one molecule. और ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। दोनों का ये लिख के एग्जाम्पल लिख लो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लो और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। ग्लूकोज एग्जाम्पल, ग्लूकोज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, ग्लूकोज एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O और ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF क्या है? C6H12O6। अब आज तुम लोग को सिर्फ मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाती हूँ, कल मैं सिखाऊंगी एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। आज से मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा रही हूँ। सिर्फ नहीं, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो ये वाला क्या करना है हम लोग को? देखो, टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है, और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, सारा एक्सपेरिमेंट से ही तो क्वेश्चन, जो एक कॉपर ऑक्साइड वाला इग्निशन वाला था, ये हर एक एक्सपेरिमेंट में ये लॉज होंगे ही होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें वो लॉ फॉलो नहीं होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन फॉलो नहीं होगा। ये लॉ हर एक टाइम फॉलो होंगे, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब रिएक्शन होगा तो ये लॉ फॉलो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसलिए एक्सपेरिमेंट एक नहीं है, हजारों एक्सपेरिमेंट है इसमें, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लेके कर सकते हैं इसको। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में लिखो क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन इज इक्वल्स टू 70.57%, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 5.93% और ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 23.50%। ठीक है, इससे मुझे फॉर्मूला निकालना है। कैसे ढूंढते हैं? फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे परसेंटेज मालूम होना ही चाहिए कि वो क्या क्या परसेंटेज में बैठे हैं। अगर परसेंटेज नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज। लेकिन 99 क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। क्या टेबल बनाएंगे हम लोग? सबसे पहला कॉलम बनेगा हम लोग का एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? लॉन्ग बनेगा, इसलिए पहले देख लो एलिमेंट्स में मेरे कौन से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन में ये तीनों ही है। सेकेंड कॉलम मेरा बनेगा इनका परसेंटेज जो दिया हुआ है। थर्ड कॉलम में मेरा बनेगा इनका एटॉमिक मास। फोर्थ कॉलम में बनेगा इनका मोलर रेशियो।
मोलर रेशियो बनता है दिस डिवाइड दिस, जो गिवन परसेंटेज है डिवाइड बाय एटॉमिक मास. नेक्स्ट सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल मोलर रेशियो, मोलर रेशियो. और लास्ट सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो. अब देखते हैं कौन क्या दिया हुआ है. ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जगह बहुत कम है तो इसको ऊपर चढ़ा देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं. अब देखते हैं सबसे पहला कार्बन का कितना परसेंट दिया हुआ है. जोईशा, हाइड्रोजन का कितना परसेंट दिया हुआ है. अच्छा, ऑक्सीजन का कितना परसेंट दिया हुआ है. सबसे पहले परसेंटेज लिखना है फर्स्ट कॉलम में. सेकंड कॉलम में मास. ऋतिका, कार्बन का मास क्या है, एटॉमिक मास 12 ग्राम. हाइड्रोजन का कितना है 1. ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम. सबका मास लिखना है. मास के बाद मोलर रेशियो है गिवन मास बाय एटॉमिक मास, दिस बाय दिस. तो फर्स्ट कॉलम में क्या डिवाइड क्या होगा, 70.57 डिवाइडेड बाय 12. थर्ड कॉलम में 5.93 डिवाइडेड बाय 1. हेलो, हाँ कौन क्लास बोलो. फर्स्ट का आंसर क्या है बाबू, 5. सेकेंड तो 5.93 है. थर्ड देखो चेक करो. थर्ड 1.46. ठीक है, 1.46. अब सुनो क्या करना है. अब जो आंसर आया फोर्थ कॉलम में, इधर देखो, जो आंसर आया इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है उसको हर एक जन से डिवाइड करना है. यानी 5.88 डिवाइड 1.46, 5.93 डिवाइड बाय 1.46, 1.46 डिवाइड 1.46. तो एक का तो 1 ही आएगा आंसर और बाकी का इन दोनों का वैल्यू लगभग सेम ही आएगा. 5.88 बाई 1.46 और 5. बताओ कितना आ रहा है आंसर. 1.46 ডিভাইড 1.46. যেটা ছোট নম্বর সেটা দিয়ে সবাইকে ডিভাইড করলাম. फर्स्ट वाले का क्या है बाबू 4.02. सेकंड वाला कोई 04 ऐसे कुछ हो जाएगा 4.06. अब सुनो लास्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम समझ आया क्या लिखना है. सेकंड कॉलम एटम. थर्ड कॉलम मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, दिस बाय दिस. नेक्स्ट मोलर सिंपल मोलर रेशियो समझ आया. जो सबसे छोटा नंबर है उसे सबको डिवाइड करना है. अब इन तीनों को राउंड ऑफ करना है लास्ट में. 4.42 का राउंड ऑफ 4, 4.06 का राउंड ऑफ 4, 1 का राउंड ऑफ 1. आ गया आंसर. अब जो आंसर आया इसको देख के बताओ कार्बन कितना आया 4. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा निकल गया. कार्बन 4 आया. हाइड्रोजन कितना आया, हाइड्रोजन कितना आया 4. और ऑक्सीजन कितना आया 1. C4H4O इज माई फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, इसको बस राउंड ऑफ करना है. बस राउंड ऑफ में इतनी सी चीज याद रखो कि अगर राउंड ऑफ में 0.5 पे खत्म होता है, अगर ये कॉलम में 4.5 में कहीं खत्म होता तो उसको और सबको इंटू 2 करना पड़ता, यानी इसका आंसर 9 हो जाता. अगर सोचो किसी को 1.5 में खत्म होता है तो उसका राउंड ऑफ 2 नहीं लिखोगे या राउंड ऑफ 1 नहीं लिखोगे. 0.5 पे खत्म जो हो रहा है उसको स्ट्रेट इंटू 2 कर देना. और सिर्फ उसी को इंटू 2 नहीं, ऊपर आगे पीछे जो भी है सबको इंटू 2 कर देना. ऐसा एग्जाम्पल भी दे दूं. 4.02 को 5 राउंड ऑफ कहां से होता है, कैसे. 4.6 होता तो 5 करती, 4.7 होता, ये तो 0.6 है, कोई मतलब 4 ही आएगा इसका राउंड ऑफ.
या तो 4 या तो 5 या इंटू 2, इन दोनों में से एक तुम लोग को खुद दूंगी, वो करो. ओके गुड, डू दिस सम. ओके नीचे करो. कौन सा? ओके ओ वो तो तुम लोगों ने नहीं लिखा था, सॉरी. और भी बहुत सम है इस टाइप के. अब स्कूल में और कौन सा? एवोकाडो लाओ. और मल्टीपल प्रोपोर्शन डन. सम्स हुआ. कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेसिप्रोकल करवाई मैम. स्कूल का कॉपी लाए हो आज? स्कूल कॉपी. सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिजिक्स से अच्छे. I have to check. जल्दी लिखो ये. अच्छा थोड़ा ऊंचा कर रही हूँ बस. ये लो लिख लो. ये वाला क्वेश्चन देखो विजिबल है. आंसर 14 का आंसर है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेवल 1. 14 का आंसर है सी. शायद सी आ रहा है. नेक्स्ट वाला करो. गुड. सी नहीं आ रहा है. तुम्हारा करो. कल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिखाऊंगी इसी के संग, और मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगी. यहाँ तक समझ आया? लॉज पूरा दिमाग में बैठा? फिर में बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. क्योंकि पूरा जितना भी पूरा फुल सिलेबस है 11 का, सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैप्टर 1 है. যেটা করছি এখন এটা मोलालिटी सब आएगा ना. और बहुत जन को ये पसंद नहीं आता. बट ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखे तो केमिस्ट्री में सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा. तुम लोग को सारा कॉन्सेप्ट सीखे. एक तो ये ऑर्गेनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. और अभी जितना खट पाओ, ये 2 साल जितना खट पाओ. तो यहीं तक क्लास रहेगा. अब कल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा क्लास पे. बाय बाय, सी यू. और इसका आंसर है आप लोगों का क्या आया आंसर? x to y c. ओके